नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग जेपीएससी पेपर 2 एवं जेएसएससी से संबंधित तीसरा टेस्ट सीरीज के पहले भाग को हल करेंगे, जिसमें आपका 50 प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों यह टेस्ट सीरीज जो है वह जेपीएससी पेपर 2 के सिलेबस पर आधारित है दोस्तों, एवं आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं झारखंड में जो कि आपका झारखंड दरोगा का होने वाला है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है, जिसका कार्य संदेश वाहक का होता है। तो सबसे पहले तो एक सवाल यहाँ से यह बन जाता है कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है वह किस जनजाति से संबंधित है। तो ये आपका मुंडा जनजाति से। अब इसमें इसका जो सहायक होता है उसका काम क्या होता है, तो ये आपका संदेश वाहक का। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आपका महतो, एक है आपका पढ़ा राजा, एक है आपका पुजार पनभरा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए महतो। महतो का काम क्या होता है दोस्तों, तो ये आपका पाहन का सहायक होता है, और इसका जो मुख्य काम है वह है गांव में संदेश वाहक का कार्य करना। यानी जो आपका मुंडा का जो संदेश है वह गांव के लोगों तक पहुंचाना होता है। पढ़ा राजा क्या है दोस्तों, तो पढ़ा राजा हम लोग जानते हैं कि पढ़ा पंचायत जो था वह आपका एक ग्रामीण पंचायत था दोस्तों, अंतरग्रामीण पंचायत, और इसी के मुखिया को हम लोग कहते हैं पढ़ा राजा। पुजार और पनभरा क्या है, तो यह आपका जो गांव का या ग्राम का जो आपका धार्मिक प्रधान होता था, कौन होता था, तो पाहन होता था, उसी का सहायक होता है आपका पुजार और पनभरा। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो गया था वह हो गया था आपका ए। अगला सवाल है आपका कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था का जो प्रारंभ है वह प्रथम शताब्दी में, और प्रथम शताब्दी में कब, तो यह हुआ है आपका 64 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। और इस शासन व्यवस्था जो है दोस्तों यह मुंडा राजा के बाद स्थापित किया गया था। और किसने स्थापित किया था, तो इसे स्थापित करने वाले थे आपका फनी मुकुट राय। ये नाम याद रखेंगे आप, फनी मुकुट राय। और इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो अपना राजधानी जो है वह बनाया था आपका सुतियाम्बे। ये भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया, तो हो गया आपका ए प्रथम शताब्दी। अगला सवाल है आपका कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति के शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो यहाँ एक सवाल तो यह बन गया कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो यह है आपका उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। और यह किस जनजाति के शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है, तो यह मिलती जुलती है आपका मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था से। और मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था क्या है, तो इसे कहा जाता है आपका मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था दोस्तों। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था। खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो गया वो क्या हो गया आपका डी। अगला सवाल है आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है। तो अभी हम लोग देखें कि मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है वह किस जनजाति से है, तो ये है आपका संथाल जनजाति से संबंधित। और इसमें पूछा गया है कि इसके जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उन्हें कहा जाता है आपका नायके। इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है, तो इनका जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वह होता है आपका गांव के जितने भी देवी देवता हैं उनके पूजा करना। कुडाम नायके क्या है, तो कुडाम नायके जो है ये आपका नायके के सहायक होते हैं, और इनका काम होता है गांव के बाहर देवी देवताओं की पूजा करना। पनभरा क्या था, तो हम लोगों ने देखा था कि आपका जो मुंडा शासन व्यवस्था था उसमें वहां का धार्मिक प्रधान जो था वह पाहन था, और पाहन का जो सहयोगी था उसे कहा जाता था आपका पनभरा। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका नायके। अगला सवाल है आपका कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों, तो ये है आपका हो जनजाति से। और इसमें जो राजस्व अधिकारी होता है
वह कौन होता है? तो यह होता है आपका तहसीलदार। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है आपका लगान वसूल करना। क्या? तो आपका लगान वसूल करना। मानकी क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका 10 से या 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रमुख मानकी होता है। मुंडा क्या होता है? तो आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो ग्राम का प्रधान होता है उसे मुंडा कहते हैं। देवरी क्या होता है? तो आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो आपका ग्राम का धार्मिक प्रधान होता है उसे देवरी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया आपका? डी, तहसीलदार। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति के प्रकार नहीं है? तो देखिए, खड़िया जनजाति जो है उसका 3 प्रकार होता है दोस्तों। कौन कौन होता है आपका? तो एक होता है आपका दूध खड़िया, एक होता है आपका सबर खड़िया और एक होता है आपका ढेलकी खड़िया। आपका जो टांगे खड़िया है वह खड़िया का प्रकार नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि जो खड़िया जनजाति है इसका आपका शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है आपका डोकलो सोहर। और इसमें डोकलो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो डोकलो का अर्थ होता है आपका बैठक। और आपका सोहर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका अध्यक्ष। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया था आपका? सी, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा एक प्रकार नहीं है। अगला सवाल है आपका कि परिया जनजाति की जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो परिया जनजाति की जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे या तो भैयारी या जाति गोठ दोनों कहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी, दोनों। हम लोगों ने पिछले टेस्ट सीरीज में जो है वह पढ़ा था कि परिया जनजाति का जो आपका पंचायत होता है उसके मुखिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसके मुखिया को हम लोग महतो कहते थे। और महतो का जो सहायक होता था दोस्तों उसे कहतो या खतो कहा जाता था। तो इससे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है आपका कि बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है दोहर, मुखिया, मांझी या नायक। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है आपका दोहर। मुखिया कौन होता है? तो बथुड़ी जनजाति में जो अंतर ग्रामीण पंचायत होता है दोस्तों उसके प्रधान को मुखिया कहा जाता है। मांझी हम लोगों ने पढ़ा था कि मांझी जो है जो संथाल जनजाति का जो शासन व्यवस्था है, मांझी परगना शासन व्यवस्था, उसमें जो ग्राम प्रधान होता है उसे मांझी कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, दोहर। अगला सवाल है आपका कि संथाल जनजाति का संबंध है। यहाँ पे देखिए आपका 3 समूह दिया हुआ है। आपको पता करना है कि क्या संथाल जनजाति का संबंध इन तीनों समूह में से किसी से है या नहीं है। तो पहला है आपका द्रविड़ समूह। तो द्रविड़ समूह से संथाल जनजाति का संबंध नहीं है दोस्तों। द्रविड़ से किसका है आपका? तो यह है आपका उरांव जनजाति का। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से? तो जी हाँ, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से संथाल जनजाति का संबंध है। इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि जातिगत दृष्टि से सदान कितने भागों में विभक्त हैं? तो सदान को कितने भागों में विभक्त किया जाता है दोस्तों जातिगत दृष्टि से? तो ये आपका 2 भागों में विभक्त किया जाता है। देखिए, पहला भाग जो है वो वैसे लोगों को कहा जाता है जिसमें जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्से में भी निवास करते हैं, जैसे आपके हो गए ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, माली आदि। दूसरा समूह जो है वह केवल झारखंड में ही निवास करता है, जैसे आपका बड़ाइक हो गया, देसावली हो गया, प्रमाणिक हो गया, भुइया, रौतिया, धानु, गुड़ाइत इत्यादि दोस्तों। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी, 2। अगला सवाल है आपका कि 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में मुक्तिवाहिनी सेना की स्थापना किसने की थी? तो मुक्तिवाहिनी सेना की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये किए थे आपके ठाकुर विश्वनाथ साहदेव। और इस सेना के जो सेनापति थे वो कौन थे? तो ये थे आपके गणपत राय। और इसी सेना में आपके शेख भिखारी भी थे, ये आपके टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। अब इसमें से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इन लोगों को फांसी कब दिया गया था? तो आपका ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को जो है इनको फांसी कब दिया गया था? तो इनको फांसी दिया गया था आपका 16 अप्रैल 1858 को।
और गणपत राय को कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था आपका 21 अप्रैल 1858 को। और इन दोनों को कहाँ दिया गया था? तो इन दोनों को जो है वह आपका रांची के जिला स्कूल के समीप जो है कदम के पेड़ से इनको फांसी दिया गया था। शेख भिखारी को कब दिया गया था? तो आपको शेख भिखारी को जो है वह दिया गया था आपका 8 जनवरी 1858 को दिया गया था। कहाँ दिया गया था? तो इनको दिया गया था आपका टैगोर हिल पे। जयमंगल पांडे को कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था आपका 4 अक्टूबर 1857 को दिया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो गया वह क्या हो गया? तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। अगला सवाल है आपका कि बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था आपका दाऊद मुंडा। अभी सुगना मुंडा कौन था दोस्तों? तो सुगना मुंडा जो है वह बिरसा मुंडा के पिता का नाम था। आनंद पांडे कौन थे? तो आनंद पांडे जो है वह बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे। और चुन्नी मांझी कौन है? तो चुन्नी मांझी जो है वह मुर्मू बंधुए को जो है उनके पिता का नाम था दोस्तों। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, दाऊद मुंडा। अगला सवाल है आपका कि झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो यह हुआ आपका 15 नवंबर 2000 को। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे क्या कहा जाता है? तो जैक भी कहा जाता है। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो एक सवाल तो यह बनता है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जैक का जो गठन था वह कब किया गया था? तो इसका जो गठन है वह किया गया था आपका 9 अगस्त 1995 को किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष था वह उस समय किसे बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष जो था वह शिबू सोरेन को बनाया गया था दोस्तों। परंतु यहाँ प्रश्न में उपाध्यक्ष पूछा है, तो उपाध्यक्ष इनको बनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपको सूरज मंडल को। और इसके बाद जो है वह झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था, जिसमें संथाल परगना और छोटा नागपुर को मिलाकर कुल 18 जिले का जो है मिलाकर इसका गठन किया गया था। अगला सवाल है आपका कि झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए झारखंड पीपुल्स पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह भी हुई थी आपका आजसू के सहयोगी के दल के रूप में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था आपका 1991 ईस्वी में। अगला सवाल है आपका कि अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है दोस्तों? तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, हो, मुंडा, पहाड़िया और उरांव। तो देखिए उरांव में जो है वो तो आपका आयोजित विवाह है प्रचलित, मुंडा में भी आपका आयोजित विवाह है, परंतु जो हो में है वह है आपका अंडी और उपोर तिपी विवाह प्रचलित है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया ए। इस विवाह में क्या होता है? तो इस विवाह में जो है वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह किया जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? ए। अगला सवाल है आपका कि संथालों को कितने हड़ों या वर्ण या वर्ग में विभाजित किया जाता है दोस्तों? देखिए संथालों को कुल 4 जो है वह हड़ों में वर्गीकृत किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला जो है आपका उसे कहते हैं हम लोग किस्कू, किस्कू हड़। इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है आपका राजा। दूसरा क्या है? ये है आपका मरमू हड़। ये क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है पुजारी। तीसरा है आपका सोरेन हड, सोरेन हड। ये क्या है? तो ये है आपका सिपाही। और चौथा क्या है आपका? तो चौथा है आपका मरूडी, मरूडी हड। ये क्या है? तो इसे कहते हैं कृषक। तो इस प्रकार ये जो चारों हड है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी 4। अगला सवाल है कि संथाली भाषा को किस वर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि आपका 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को अभी तक शामिल किया गया है। तो संथाल को कब किया गया था? तो इसे 2004 में शामिल किया गया था। और कौन सा संशोधन से? तो 92वां संविधान संशोधन से इसे 2004 में दोस्तों सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया आपका? तो डी 2004। अगला सवाल है आपका कि कौन सी जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है? तो कौन सा जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है? तो ये है आपका उरांव जनजाति। ये कभी भी बंदर का मांस नहीं खाती है दोस्तों। अगला सवाल है कि मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को कहा जाता है। तो देखिए मुंडा जनजाति में एक है पाहन, हम लोग पढ़े हैं। ये पाहन क्या होते हैं? तो ये आपके गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं दोस्तों। और पाहन के ही सहायक जो होता है वह क्या होता है? तो ये होता है आपका पुजार, या इसे ही पनभरा कहते हैं। अब यहाँ देवड़ा क्या होता है दोस्तों? तो देवड़ा जो है यह झाड़ फूक करता है, मतलब जादू टोना का काम जो है वो देवड़ा करता है। शासन क्या है दोस्तों? तो शासन उस स्थान को कहते हैं जहां मुंडा जनजाति के पूर्वज के हड्डियां दबी होती हैं दोस्तों। और डेहरी क्या होता है दोस्तों? तो डेहरी को ही ग्रामीण पुजारी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? सी। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो चारों ऑप्शन है वह क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड का कौन सा साहित्य अत्यंत समृद्ध साहित्य है? तो देखिए अगर हम बात करें संथाली का या कुड़ुक का या मुंडारी का या खड़िया का, तो सबसे अधिक साहित्य जो है दोस्तों वो आपका संथाली में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर ए हो जाएगा, संथाली। अगला सवाल है आपका कि किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? तो देखिए यहाँ आपका छऊ नृत्य है, जपे नृत्य है, जदुर नृत्य है और पाइका नृत्य है। देखिए नृत्य जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए दोस्तों, क्योंकि यहां से हमेशा सवाल जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए नीर सुसंको किसे कहा जाता है आपका? तो नीर सुसंको जो है वह कहा जाता है आपका जदुर नृत्य को। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट है वो हम लोग जान लेंगे दोस्तों। देखिए ये जो जदुर नृत्य है ना, यह आपका फागुन के बाद शुरू होता है। कब? तो फागुन के बाद शुरू होता है। और ये कब तक चलता है दोस्तों? तो ये आपका चैत पर्व तक चलता है, यानी चैत। और ये चैत में ही आपको कौन सा है? तो ये आपका सरहुल जो है इसी समय मनाया जाता है, यानी ये सरहुल तक चलता है। अब देखिए यहाँ है आपका एक जपिन नृत्य। तो जपिन नृत्य दोस्तों ये है आपका एक प्रकार का शिकार नृत्य है। कैसा है ये? तो इसे हम लोग शिकार नृत्य कहते हैं दोस्तों। छऊ नृत्य क्या है? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि छऊ नृत्य जो है इसका प्रारंभ कहां से हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था आपका सरायकेला से। सरायकेला से हुआ था इसका प्रारंभ, ठीक है। और दोस्तों यह मयूरभंज और आपका जो पुरुलिया है पश्चिम बंगाल में, वहां तक इसका विस्तार हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब एक बचता है आपका पाइका नृत्य। तो देखिए ये जो पाइका नृत्य है दोस्तों यह भी काफी महत्वपूर्ण नृत्य है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ओजपुर नृत्य कहा जाता है इसको। क्या? तो देखिए ये इससे सवाल हमेशा पूछा जाता है, ओजपूर्ण नृत्य कहा जाता है इसको। और इसमें जो नर्तक होता है दोस्तों वह सैनिक वेशभूषा धारण करता है और अपने हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड लिए हुए होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें नर्तक जो होता है वो रंग बिरंगा और झिलमिलाता हुआ जो है कपड़ा पहनता है। और इसमें मोर का पंख भी लगा हुआ होता है इसके टोपी में। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया आपका? तो हो गया बी। अगला सवाल है आपका कि झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है? तो देखिए झारखंड का वायलिन किसे जाता है? तो ये कहा जाता है आपका केंद्रा को। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में 3 प्रकार का वाद्य यंत्र पाया जाता है। वह 3 प्रकार कौन कौन सा है दोस्तों? तो एक है आपका तंतु वाद्य यंत्र, दूसरा है आपका सुशीर वाद्य यंत्र और एक है आपका ताल वाद्य यंत्र। अब ये तीनों में अंतर क्या होता है? तो तंतु जो होता है दोस्तों इसमें एक रेशम की डोरी या तार होता है जिसके कंपन से यह बजता है। सुशीर क्या होता है? तो ये फूंक कर बजाया जाता है। और आपका ताल क्या होता है? जिसे ठोक कर बजाया जाता है। तो ये आपका एक तारा हो गया, केंद्रा, बनम और भुवांग जो हो गया वह किस प्रकार का है? तो ये है आपका तंतु। सुशीर में क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इसमें आपका आ जाएगा बांसुरी, सिंगा, ये सब जो हो जाएगा वो सुशीर में। ताल में क्या आ जाएगा?
तो इसमें आ जाएगा आपका मांदर, ढोल, नगाड़ा, ये सब किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका ताल में। अगला सवाल है आपका कि राम लक्ष्मण मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखिए राम लक्ष्मण मंदिर जो है दोस्तों यह है आपका पलामू में स्थित। और पलामू में कहा? तो एक जगह है आपका बमंडी ग्राम, ये नाम याद रखेंगे आप, बमंडी ग्राम में स्थित है दोस्तों। अब देखिए यहां जैसे आपका गुमला हो गया, तो आपको पता होगा कि गुमला में कौन कौन सा मंदिर अवस्थित है दोस्तों। तो जैसे आपका गुमला में हो गया आपका टांगीनाथ धाम मंदिर, आपका हो गया वासुदेव राय मंदिर, महामाया मंदिर, अंजना धाम मंदिर, ये सब कहाँ जाएगा? गुमला में। तो ये सब आप सभी मंदिरों का नाम याद रखेंगे दोस्तों। गढ़वा में जैसे आपका कौन सा है? तो गढ़वा में आपका हो जाएगा वंशीधर मंदिर। कहाँ पे है ये? तो ये हो जाएगा आपका नगर उटारी में। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी। अगला सवाल है आपका कि भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला किसे माना जाता है? तो देखिए सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला जो है वह माना जाता है आपको पैतकर को, और इसे जो है ये स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। इससे भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों, क्या? तो स्क्रॉल चित्रकला। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, यह किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया गया था आपका सबर जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? तो सबर जनजाति के द्वारा दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। और इस चित्रकला का जो है आपका गरुड़ पुराण में भी यह चित्रकला पाया गया है। कौन सा? तो पैतकर चित्रकला दोस्तों। अब यहां है एक जादव पाटिया चित्रकला, तो इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो देखिए जो आपका जादव पाटिया चित्रकला है यह मुख्यतः संथालों में प्रचलित है। किसमें? तो संथालों में प्रचलित है दोस्तों। ये आपका जो है गंजू चित्रकला। तो दोस्तों ये जो गंजू चित्रकला है यह इसमें पशुओं और वन्य जीव जानवरों तथा वनस्पतियों की इसमें तस्वीर बनाया जाता है गंजू चित्रकला में। और इसके माध्यम से दोस्तों जो संकटग्रस्त जानवरों हैं उनके रीति रिवाजों को दर्शाया जाता है। तो एक प्रश्न ये पूछ सकता है आपसे कि आपका जो संकटग्रस्त जानवर है उसको रीति रिवाजों के किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो वो है आपका गंजू चित्रकला। अब सोहराय चित्रकला तो आप जानते हैं दोस्तों, यह चित्रकला जो है सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है और यह मुख्यतः कहाँ पे प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपका हजारीबाग में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? डी। अगला सवाल है आपका कि झारखंड में हिंदी साहित्य का पहला नाटक कौन सा या किसे माना जाता है? तो देखिए यहाँ है आपका ऑप्शन जो है वह है आपका राजपूतानी शान, एक है कुकमू, एक है आपका ग्रह के फेरे और है राही रावण काना। तो अगर हम हिंदी साहित्य का बात करें तो पहला नाटक जो है दोस्तों वह माना जाता है आपका ग्रह के फेर को। और इसको लिखे किसने थे? तो इसको जो लिखे थे दोस्तों वह लिखे थे अनंत, इनका नाम भी आप याद रखेंगे, सहाय अखौरी, ये नाम आप याद रखेंगे। अब ये जो राजपूतानी शान है ये क्या था दोस्तों? तो इसे झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। क्या? तो पहला उपन्यास, इससे भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो है आपका रामची सिंह वल्लभ, ये भी आप याद रखेंगे। अब कुकमू क्या है दोस्तों? तो ये जो है संथाली भाषा का पहला छोटा कहानी संग्रह है। किस भाषा का? तो आपका संथाली भाषा का दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि होड़ संवाद का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए होड़ संवाद क्या था दोस्तों? तो होड़ संवाद जो है ये सबसे पहला आपका संथाली समाचार पत्र था। क्या था? तो संथाली समाचार पत्र था। और इसका संपादन किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो संपादन था वह किया गया था डोमन साहू समीर के द्वारा दोस्तों। तो ये क्या था आपका प्रथम संथाली भाषा में एक समाचार पत्र था। और इसका संपादन कब किया गया था आप ये भी याद रखेंगे। तो इसका जो संपादन है यह किया गया था आपका 1947 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है आपका कि हो ग्रामर, देखिए कि ये पुस्तक है, इसका प्रकाशन किस
वर्ष किया गया था। तो इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1915 ईस्वी में। और किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये भी आप नाम याद रखेंगे। यह किया गया था आपका लियोनल, ध्यान दीजिएगा, लियोनल बरो, ये नाम आप याद रखेंगे। लियोनल बरो के द्वारा हो ग्रामर का प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1915 ईस्वी में दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है यहां आपके सामने, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा या खरोष्ठी या पंचपरगनिया। तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वह खोरठा या खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करते थे। अब देखिए जो दोस्तों ये जो खोरठा है ना, यह खरोष्ठी लिपि का ही अपभ्रंश है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दोस्तों ज्यादातर जो आपका है वह राजा रानी का जो इसमें कहानी या वगैरह इसमें मिलता है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो गया वह क्या हो जाएगा? सी। अगला है आपका कि झारखंड का विधायक सरयू राय, क्या नाम है इनका? सरयू राय का चर्चित पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए सरयू राय जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो उस पुस्तक का नाम है आपका रहबर की राहजनी। क्या नाम है इसका? तो रहबर की राहजनी। तो इसका भी आप नाम याद रखेंगे। अगला सवाल है आपका कि फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये जो आपका फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज है, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि यह है कहां पे दोस्तों? तो ये है आपका दुमका में। कहां पे? तो दुमका में। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना किया गया दोस्तों, यह किया गया आपका 2019 में। अगला सवाल है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है दोस्तों यह कहां पे है? तो यह है आपका कहां पे दोस्तों? तो यह है आपका धनबाद में। कहां है? तो धनबाद में। और इसकी स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो अगर वर्ष पूछा जाएगा तो कब किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1926 में। अब यहां है कि आपका इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया था यह किया गया था आपका लॉर्ड इरविन के द्वारा। और अगर आप डेट याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं दोस्तों। ये उद्घाटन किया गया था आपका 9 दिसंबर 1926 को। तो ये आप डेट भी याद रख सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस स्थान पर हुई है? तो जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना कहां पे हुई है दोस्तों? तो यह हुआ है आपका रांची में। कब हुआ है? तो यह हुआ था आपका 1953 ईस्वी में। कब? तो 1953 ईस्वी में। अगला सवाल है आपका कि झारखंड में नई राष्ट्रीय खेल नीति कब लागू की गई? तो देखिए अभी जो आपका झारखंड में खेल नीति चल रहा है दोस्तों, यह कौन सा चल रहा है? तो यह चल रहा है आपका 2020 खेल नीति। अगला सवाल है यहां दोस्तों कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट हेतु चयनित होने वाली झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें बताना है कि झारखंड की वह पहली महिला क्रिकेटर कौन है जो कि भारतीय महिला क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उनका चयन हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये जो निक्की प्रधान है, तो हम लोग जानते हैं कि निक्की प्रधान जो है वह आपका हॉकी से संबंधित है, तो ये तो आपका होगा नहीं दोस्तों। रीता कुमारी जो है दोस्तों, ये रीता कुमारी जो है वह किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये है आपके फुटबॉल से संबंधित। किससे? तो ये है आपके फुटबॉल से। चूंकि ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये हो गए आपके फुटबॉल से। मधु कुमारी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो मधु कुमारी जो है वो है आपका वॉलीबॉल से। किससे? तो वॉलीबॉल से। तो यहां सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इंद्राणी। यानी इंद्राणी जो है वो झारखंड की पहली
महिला क्रिकेटर है जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि गोल्फ मैदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है आपका रांची, धनबाद या दोनों जगह है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जो गोल्फ मैदान है दोस्तों ये आपका रांची और धनबाद दोनों जगह है। कहां पे है? तो रांची और धनबाद दोनों जगह। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है आपका कि झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का समापनकर्ता कौन था? तो देखिए झारखंड के किसी भी एग्जाम में दोस्तों 34वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो एक ये सवाल यहां से बन जाता है कि आपका झारखंड में जो 34वें राष्ट्रीय खेल हुआ था वह कब हुआ था? तो देखिए यह हुआ था आपका 2011 में। और अगर आपसे डेट पूछ दिया जाए कि कब से कब तक, तो ये हुआ था आपका 12 से लेके दोस्तों 26 फरवरी तक। ये भी आप डेट याद रखेंगे। अब इसमें सवाल है कि इसके समापनकर्ता कौन थे दोस्तों? तो इसका जो समापनकर्ता थे वह थे आपके सुरेश कलमाडी। अब देखिए इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे इसका जो आयोजन स्थल था वह कहां था? तो आयोजन स्थल था वह था आपका रांची में। इसके अलावा आपका जमशेदपुर में दोस्तों और धनबाद में भी था। तो ये 3 जगह इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद इसका एक जो सवाल इससे हमेशा पूछा जाता है वह इसका शुभंकर से पूछा जाता है कि इसका शुभंकर क्या था? तो इसका दोस्तों जो शुभंकर था वह क्या था? तो वह था आपका छौवा। क्या? तो छौवा दोस्तों, जो कि क्या होता है? तो एक हिरन का बच्चा होता है, हिरन का बच्चा। ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका? बी, सुरेश कलमाडी, सुरेश कलमाडी। अगला सवाल है आपका कि नीरज कुमार मिश्रा झारखंड के किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये जो नीरज कुमार मिश्रा है दोस्तों यह आपका शतरंज से संबंधित है। और एक शतरंज से संबंधित एक और महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, उसे भी आप याद रखेंगे, ये भी हमेशा पूछा जाता है। वो है आपके दीप सेन गुप्ता। कौन? तो दीप सेन गुप्ता। ये आपका 2 नाम शतरंज से संबंधित है जिसे आप याद। अगला सवाल है आपका कि बंगाल, बिहार और आपका उड़ीसा, कहां? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार के द्वारा कब अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था? तो एक सवाल तो यहां से यह बन जाता है दोस्तों कि अस्थाई बंदोबस्ती किसने लागू किया था? तो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह किया गया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों। कब किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1793 ईस्वी में। अगला सवाल है आपका कि सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में किस धारा के तहत जो है किसी भी रैयत के जोत का जो लगान देता है उसमें कमी किया जा सकता है? तो वह धारा कौन सा है दोस्तों? तो वह धारा है आपका 33A। देखिए इसमें कुछ कंडीशन है, वो आपको कंडीशन याद रखना होगा। यदि यह कंडीशन अप्लाई हो जाता है तो रैयत की जोत का जो लगान है उसमें कमी किया जा सकता है। तो पहला कंडीशन क्या है दोस्तों? पहला कंडीशन यह है कि अगर 1 जनवरी, ये डेट याद रखेंगे आप, 1911 से लेकर आपका 1911, ये 11 है दोस्तों, से लेकर आपका 31 दिसंबर 1936 के बीच यदि जोत का लगान बढ़ाया गया होगा तो उसके लगान में दोस्तों कमी किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि यदि ये जो जोत है उसका पूरा हिस्सा या कुछ भाग जो है अगर उसका मिट्टी खराब हो गया हो, यानी उसका जो आपका मतलब क्षमता जो है, उर्वरक क्षमता, वह कम हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी इसका जो है लगान कम किया जा सकता है। तीसरा कंडीशन क्या है दोस्तों? तीसरा यह है कि यदि मान के चलिए जिसका जमीन है दोस्तों वह अगर सिंचाई का सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है तो उस कंडीशन में भी जो है इसका लगान कम किया जा सकता है। चौथा क्या कहता है कि अगर मान के चलिए जो उसमें एक मुख्य खाद्य फसल लगा हुआ है अगर उसका मूल्य में गिरावट आ गया
तो इसमें भी आपका उसका जो है लगान कम किया जा सकता है। एक और इसमें कंडीशन आता है दोस्तों, एक कंडीशन यह आता है कि यदि मान के चलिए ये जो आपका रैयत है जिस जमीन पे अभी वह लगान दे रहा है, अगर उसके पहले अगर लगान जो दिया था वह अभी वाले लगान से अगर पहले ज्यादा दे दिया था, तो अभी वाले जो लगान होगा वह उसमें कमी कर सकता है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो गया वह क्या हो गया आपका धारा 33A, और यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसे आप VVI कर लेंगे। अगला सवाल है आपका कि CNT एक्ट कब पारित किया गया था। तो देखिए यह डेट काफी महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों। तो CNT एक्ट जो है यह पारित क्या किया गया था, तो यह किया गया था आपका 11 नवंबर 1908 को। अगला सवाल है आपका कि CNT एक्ट की किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति के भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान किया गया है। तो देखिए ये जो सवाल है ये CNT एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो ये किस धारा के तहत जो है आपका अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाया गया था दोस्तों। तो यह आपका धारा 46 के तहत किया गया है। अगला सवाल है आपका कि CNT एक्ट 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत कम से कम कितने वर्षों के लिए अपनी जोतों या उसके किसी भाग को भुक्त बंधक कर सकता है। तो देखिए पहले आपको ये समझना होगा कि ये भुक्त बंधक क्या है दोस्तों। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पे कोई एक पर्सन A है और एक पर्सन आपका B है। A ने B को कुछ धन उधार दिया है, B ने क्या किया कि इस धन के एवज में अपना इसको जमीन दे दिया है और बोला है कि आप इसको जोत कर जो भी उपज होगा उसे आप अपना बेच कर और ये जो धन होगा प्लस ब्याज जो है इससे आप चुकता कर लें। तो यह तब तक उस जमीन को जोतेगा जब तक यह धन और उसका जो ब्याज है A के पास नहीं आ जाए। तो इसमें सवाल यही कहा गया है कि B जो होगा ये अपनी जमीन इसको दिया है, तो इसी को कहते हैं हम लोग भुक्त बंधक। तो ये जो B होगा यह अपना जमीन कितने वर्षों तक इसको दे सकता है दोस्तों। तो यह कितने वर्षों तक दे सकता है, तो 7 वर्षों तक। अगला सवाल है आपका कि SPT एक्ट मतलब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत गांव का मुखिया का जो पद होता है वह क्या होता है। यहाँ आपके सामने ऑप्शंस है। हस्तांतरणीय होगा, इसका अर्थ हुआ कि मान के चलिए अभी इसका पद है, यह चाहे तो किसी को दे सकता है। दूसरा है अहस्तांतरणीय होगा, जी नहीं यह नहीं दे सकता है। तीसरा है कि ये वंशानुगत है, यानी अगर कोई मुखिया है तो अगला मुखिया क्या उसी का ही बेटा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका बी, क्योंकि यह जो पद होता है वह पदांतरण का इसका अधिकार नहीं होता है, यानी कि यह अहस्तांतरणीय होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका कि एसपीटी एक्ट 1949 के तहत खास गांव या खास ग्राम का तात्पर्य कैसे गांव से है दोस्तों। तो देखिए खास ग्राम या गांव वैसे गांव को कहेंगे दोस्तों जहां कोई भी मूल रैयत ना हो और न ही उस समय के लिए वहां कोई मुखिया हो, यानी ना ही मूल रैयत हो वहां और ना ही मुखिया हो। वैसे ग्राम को क्या कहते हैं हम लोग, तो वैसे ग्राम को कहते हैं खास ग्राम या खास गांव। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। अगला सवाल है आपका कि एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी आपका एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा में यह दिया गया है कि हम लोग बंजर भूमि के बंदोबस्ती कर सकते हैं। तो यह किस धारा में है दोस्तों, तो यह धारा है आपका धारा 27। कौन सा है दोस्तों, तो यह धारा है आपका धारा 27। अगला सवाल है आपका कि एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के लिए बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है। तो इस सवाल में क्या पूछा गया दोस्तों कि यदि अगर कोई बंजर भूमि की बंदोबस्ती की गई हो और यदि 5 वर्ष, याद रखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका
5 वर्ष, यदि 5 वर्ष के भीतर इसको आबाद नहीं किया गया दोस्तों, तो इसकी बंदोबस्ती क्या हो सकती है? इसकी बंदोबस्ती रद्द हो सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका? बी, 5 वर्ष। अगला सवाल है आपका कि पंचायत अधिनियम कहां पे? तो अनुसूचित क्षेत्रों में जिसका विस्तार है दोस्तों। तो यह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह अधिनियम जो है यह आपका 1996 को पारित किया गया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? तो इसका उत्तर हो गया आपका। अगला सवाल है दोस्तों कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूइंयर को स्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो देखिए इसमें क्या बोला है कि जो आपका छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत जो रजिस्टर तैयार किया गया था, उसमें कितने वर्षों तक भूमि धारण करने के बाद किसी भी भूइंयर को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा दोस्तों? तो ये है आपका 12 वर्ष। कितना वर्ष? तो 12 वर्ष। अगला सवाल है कि एसपीटी एक्ट कब पारित किया गया था? तो देखिए एसपीटी एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये आपको डेट जो है इसका वो याद रखने का जरूरत होगा दोस्तों। ये आपका किया गया था आपका 1 अप्रैल 1949 को। तो इस प्रकार इसमें हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण सवालों को दोस्तों हल किया है। आप कोशिश करेंगे कि सभी सवालों को जो है पहले पॉज करके हल कर लेंगे, और जो नहीं हल होगा उसे आप नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें। थैंक यू।